हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नीट एक्सप्रेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी निकालता है वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? ठीक है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी हमको देता है निकाल के वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी देता है, पावर हाउस है ना। तो कैसे होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी जो भी फूड स्टफ हमने खाया होता है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसका जो मिनिएचर है, जो बायोकेमिकल फैक्ट्री है जहाँ पर इनका जो है ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो हमने फूड खाया है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडाइज होकर, और फिर वो हमको कार्बोहाइड्रेट और वाटर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, आपको पता ही है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस से हमको क्या मिलता है? पाइरूवेट मिलता है। पाइरूवेट मिलता है, जिसको पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हैं। ये पाइरूवेट आगे चल के कहाँ जाता है? ये पाइरूवेट आगे जाता है क्रैब साइकिल के अंदर। क्रैब साइकिल के अंदर जाता है, ठीक है, क्रैब साइकिल के अंदर जाता है ये पाइरूवेट, जो कि कहाँ होती है क्रैब साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रैब साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। फिर आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो इस तरीके से जो फाइनली आपको जो भी NADH2, FADH2, ठीक है, ये जो भी मिले होते हैं आपको, इन सब से ATP निकालना, इन सब से ATP निकालना, ये काम कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस से, क्रैब साइकिल से आपको जो भी NADH2, FADH2, ठीक है, ये सब चीज़ें मिली होती हैं। ATP जो उनसे निकलता है वो कहाँ पर निकलता है? किस साइकिल के अंदर? ETC के अंदर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जिधर से मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जो ATP निकलता है, और वो ATP कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर राइबोसोम नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इज। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास होती है? लाइसोसोम के पास, माइक्रोसोम के पास, राइबोसोम के पास, मिसोसोम के पास। किसके पास होती है? तो ये तो बहुत इजी है, हम जानते हैं कि एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम के पास होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है, इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। जैसा कि मान लें हम, ये हमारे पास, ये हमारी कोई सेल है। इस सेल के अंदर मान लो कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, ये लाइसोसोम है हमारे पास, ये कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ अंदर आ गया, ये सेल इन्फेक्टेड होगी। अब पास की भी दूसरी सेल्स हैं, ठीक है, पास की भी दूसरी बहुत सारी सेल्स हैं। तो ऐसा होगा ना कि इस सेल में इन्फेक्शन है तो आगे दूसरी सेल्स में भी स्प्रेड हो जाएगा वो इन्फेक्शन। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाइसोसोम क्या करता है? ये लाइसोसोम क्या करेगा? जो सेल के अंदर लाइसोसोम था, ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, और अंदर की जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो बाहर निकाल देगा, और इस सेल को पूरा डाइजेस्ट करके, खा के ख़त्म कर देगा, ताकि इन्फेक्शन आगे दूसरी फर्दर सेल्स के अंदर स्प्रेड ना हो। ऐसा करके ये क्या करेगा? दूसरी सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, स्टारवेशन की कंडीशन, ठीक है, स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर भी ये चीज़ होती है। स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर भी डाइजेशन, सेल का डाइजेशन, खुद ही की सेल का डाइजेशन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक बार वापस
हाँ, पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स है, या फिर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब क्या ऑप्शन इसका राइट है? क्या ए ट्रू है और बी फॉल्स है? क्या ए और बी दोनों फॉल्स हैं? क्या ए और बी दोनों करेक्ट है? क्या बी ट्रू है और ए फॉल्स है? तो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स तो हैं, ठीक है, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं। किस तरीके से ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं? क्या आपको ये पता है कि ये कैसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं? तो हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है, उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है, इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस ये कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस भी ये कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दे formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack of protein synthesis machinery। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ए वाला ऑप्शन राइट है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ये है। ये जो है आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे बने? यानी कि जो पहले बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो बैक्टीरिया दूसरी किसी सेल के अंदर चले गए, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चले गए और ये दोनों अब साथ में रहने लगे। तो ये जो बैक्टीरिया है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स के अंदर चले गए, वो ही एज अ माइटोकॉन्ड्रिया एज अ क्लोरोप्लास्ट वर्क करते हैं। इसीलिए इनके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी ये कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन राइट है, बी वाला गलत है, यानी कि इसका ए ट्रू एंड बी फॉल्स, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। कौन सा इसमें से प्लास्टिड है जो कि स्टोर्ड फूड मटेरियल कंटेन नहीं करता है? ऑप्शन है आपके पास क्रोमोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। नाम से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। तो देखें कि एमाइलोप्लास्ट जो है ये क्या स्टोर करता है? स्टार्च, ठीक है, एमाइलो वर्ड से पता चल रहा है, स्टार्च स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट जो है ये लिपिड स्टोर करता है, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट कुछ स्टोर करता है क्या? तो क्रोमोप्लास्ट ऐसा है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो कुछ भी स्टोर नहीं करता है। ये फ्लावर्स वगैरह को क्या है, कलर प्रोवाइड करता है ना। तो हम देखें यहाँ पर कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये येलो और रेडिश कलर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। तो ये रेडिश और येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। इसके पास कोई भी स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होता है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट, ए वाला जो है आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स ए इन द डायग्राम। तो ए क्या है यहाँ पर ये बताना है। ए क्या है? ये जो दे रखा है ना ये क्या है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोड्यूस करता है, फंक्शन भी साथ में है। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या ये? और ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। या फिर ये क्या गोल्जी बॉडी है जो पैकेजिंग का काम करता है? क्या ये लाइसोसोम है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है? क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिपिड सिंथेसिस करता है? तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्या है ये?
ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। ठीक है, ए आपका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, किसका डायग्राम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये डायग्राम है। तो अब हम देखें कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ये ABCD करके आपको मार्क किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है, इसको पढ़ें। क्या जो डी दे रखा है आपको, ये जो डी है, क्या ये आउटर मेम्ब्रेन है? राइट, आउटर मेम्ब्रेन है। गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, क्या ये इनर मेम्ब्रेन को जन्म देती है स्प्लिट करके? तो नहीं। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है, आउटर कवरिंग बनाएगी। फिर बी जो है, क्या ये इनर मेम्ब्रेन है? राइट। फॉर्म इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, तो क्या ये अंदर की इनफोल्डिंग्स बनाएगी? बी जो है, जो कि इनर मेम्ब्रेन है, क्या ये अंदर की इनफोल्डिंग्स बनाएगी? ये राइट होगा या रॉन्ग होगा, ये आपको सोचना है। सोचिए, क्या ये राइट है या रॉन्ग है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी फॉर्मेशन करेगी। आगे भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या है? सी वाला क्या बोल रहा है कि सी क्या है? क्रिस्टा है। और ये क्या करेगा? क्रिस्टा के अंदर क्या DNA और राइबोसोम होते हैं? तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। DNA और राइबोसोम तो मैट्रिक्स के अंदर होंगे। ठीक है, DNA और राइबोसोम कहाँ होंगे? मैट्रिक्स के अंदर होंगे। फिर है ए वाला, क्या है? ये मैट्रिक्स है। राइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होती है? नहीं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, चेन एंजाइम्स कहाँ पर होती हैं? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर फॉस्फेट की 2 लेयर होती है। जैसे ये 2 लेयर किसकी है? फॉस्फेट की लेयर है, इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड की 1 और 2 यानी बाई लेयर हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई और उसमें प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। राइट। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देख लें। मैंने डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दिया, बट एक बार हम डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है यहाँ पर। अरे वहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, हाँ, हेड जो है बाहर, सॉरी, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की लेयर होती हैं 2। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है और इनके अंदर क्या है? प्रोटीन्स इम्बेडेड है। ठीक है, प्रोटीन्स इम्बेडेड है। तो ये आपको दिख रहा है, ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं और इनके अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है? इम्बेडेड हुए हैं। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये अंदर है और ये बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लेयर होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ध्यान रखना ना, यहाँ पर ये जो मिस्टेक गलती से बन गया था कि मैंने इसे बाहर बना दिया था। बाहर नहीं, हेड जो है वो बाहर होता है, टेल पार्ट है वो अंदर होता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका? ए है फॉस्फोलिपिड इम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर। क्या प्रोटीन की 2 लेयर होती है और उसके अंदर फॉस्फोलिपिड धसे हुए होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल गलत। क्या प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर? हाँ, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है कि 2 बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की और उनके अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है, पर पढ़ लेते हैं उनको हम। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन इम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं? नहीं।
प्रोटीन इम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, सॉरी, प्रोटीन इम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट की 2 लेयर होती है, उनके अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। क्या ये राइट है? नहीं, राइट तो बता दिया है, तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ, इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए, किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है? अभी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, लाइसोसोम के पास तो होता नहीं, सुसाइडल भेग है ना ये। फिर पेरोक्सिसोम के पास नहीं, डिक्टायोसोम के पास नहीं, ठीक है, तो इनके पास नहीं होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही होता है, तो ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये यहाँ पर डिक्टायोसोम का डायग्राम थोड़ा बताने के लिए बनाया हुआ है। ये गोल्जी बॉडी की तरह ही दिखता है, गोल्जी बॉडी एनिमल्स में होता है, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, गोल्जी बॉडी की तरह ही ये दिखता है, ठीक है। सिस्टर्नी है इसके अंदर, ठीक है, ये सिस्टर्नी बने हुए हैं ना ये, ठीक है, तो इस टाइप से। और पेरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीडेशन करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो डिटेल में नहीं जानना है, पहले ये जानना है कि खुद का डीएनए किसके पास होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लेना थोड़ा कि एनिमल सेल के पास में गोल्जी बॉडी है, प्लांट के पास में डिक्टायोसोम है, ठीक है। सिस्टर्नी यहाँ दे रखी है ना, तो यहाँ भी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होता है जैसे कि गोल्जी बॉडी में होता है। इनका काम सेम है दोनों का, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, तो क्या ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लास्टोक्विनोन्स है, एंडोरेटिक्यूलम है, प्लाज्मेलेमा है? तो क्या है? ठीक है, प्लाज्मेलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। समझ में आया आपको ये क्या बोल रहा है कि 2 एडजेसेंट सेल्स हैं, ठीक है, 2 पास सेल्स हैं, उनके बीच में जो इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना है, वो किसके थ्रू होता है? इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम इसके अंदर हम जो है पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा लिखा हुआ है ना। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो 2 एडजेसेंट सेल्स हैं, ये जो 2 एडजेसेंट सेल्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट 2 पाथवे चल रहे हैं। एपोप्लास्ट पाथवे में जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का, वो होगा सेल वॉल के थ्रू, ठीक है, प्लांट्स में ही मिलेगा ना ये, तो सेल वॉल के थ्रू होगा। और सिम्प्लास्ट में जो है जो पाथवे में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पर ये दे रखा है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ही यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो यही जो है वो इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? जिसमें प्लाज्मोडेस्मेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा एक फाइन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, ठीक है, फाइन यानी छोटा सा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है दैट कनेक्ट करता है 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को, है ना, और सिलेंड्रिकल शेप का ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा यहाँ पर आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे तो देखते हैं हम। आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शुगर, एमिनो एसिड एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका करेक्ट है ए, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लास्टोक्विनोन्स क्या है? ये तो प्रोटीन है, ठीक है, ये तो प्रोटीन है प्लास्टोक्विनोन्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते ही हैं, प्लाज्मोलेमुला हम जानते हैं, तो ऑप्शन कौन सा? ए वाला जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है?
क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, लीव्स को, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पहले देखना होगा इसके लिए हमको। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर है थाइलेकॉइड, सिक्के की तरह होते हैं, ठीक है, थाइलेकॉइड। जो थाइलेकॉइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रोमा लेमेला से ये जुड़े हुए, ठीक है। और यहाँ पर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस है, यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं इनर मेम्ब्रेनल स्पेस। और यहाँ पर जब बहुत सारे थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक ऐसे जमे हुए होंगे तो उसको हम यहाँ पर ग्रेनम बोल देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है? क्या क्लोरोफिल आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है? क्या क्लोरोफिल आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, या फिर इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, या फिर थाइलेकॉइड में, या स्ट्रोमा में? तो क्लोरोफिल जो है थाइलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। टोटिपोटेंसी क्या होता है सबसे पहले तो बताना है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी सोमेटिक सेल होती है, कौन सी सेल? सोमेटिक सेल, जो कि बॉडी सेल होती है अदर देन स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म और ओवा के अलावा जो बॉडी सेल होती है वो सोमेटिक सेल होती है। तो सोमेटिक सेल जिससे जो है पूरी बॉडी वापस बनाई जा सके, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरी बॉडी वापस बनाई जा सके, तो वो कहलाती है टोटिपोटेंसी। तो ये कैपेसिटी किसके अंदर होती है, कैपेबिलिटी ये किसके अंदर होती है? तो ऑप्शन है आपके पास, क्या सिर्फ जिम्नोस्पर्म के अंदर, या सारे प्लांट्स के अंदर, सारे यूकैरियोटिक्स के अंदर, सारे या ओनली सिर्फ बैक्टीरियाज के अंदर? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है ऑल प्लांट्स के अंदर। तो ये सिर्फ ये किधर पाई जाएंगी? सारे प्लांट्स के अंदर ये चीज़ पाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, फंक्शन ऑफ टीलोमर्स इन न्यूक्लियस इज। तो टीलोमर्स क्या होते हैं पहले वो देखना है कि जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के जो ये लास्ट पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं टीलोमर्स, ठीक है। तो टीलोमर्स का क्या काम है? अब यहाँ पर ऑप्शन है पोलवर्ड मूवमेंट, क्या पोल की तरफ ले जाने का जो मूवमेंट है वो टीलोमर्स कराते हैं। नेक्स्ट है टू इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस, क्या ये आरएनए का सिंथेसिस कराने का इनिशिएशन करते हैं। फिर है टू सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड को सील करने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है टू रिकॉग्नाइज द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या रिकॉग्नाइज ये करते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, टू सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के जो लास्ट एंड जो था, ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया था ना यहाँ पर, तो जिसका लास्ट एंड है इसको सील करके रखते हैं। तो जो टीलोमर है उसकी सीक्वेंस क्या होती है? टी टी ए जी जी जी, ठीक है, ये होती है। तो क्या है कि ये जो सीक्वेंस है ये आगे किसी एंजाइम से रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर टीलोमर जो है यहाँ पर टीलोमर्स होते हैं टू सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। टीलोमर्स फंक्शन टीलोमर, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या काम है? जो उसका लास्ट वाला जो एंड है उसको प्रोटेक्ट करके रखने का, सील करके रखता है इसलिए उसको। अब है नेक्स्ट यहाँ पर, तो हम देखें व्हाट इज कोल्चिसिन का क्या यहाँ पर देखते हैं हम। कोल्चिसिन के बारे में दे रखा है। तो कोल्चिसिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल विच, तो कोल्चिसिन एक केमिकल है जो कि इनहिबिटरी केमिकल है, रोकने वाला, इनहिबिशन करना, रोकना। तो इसका क्या काम है? स्टॉप द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, प्रिवेंट द अटैचिंग ऑफ सेंट्रोमर विथ रेज, प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। तो क्या इसका इसमें से क्या फंक्शन है? तो हम देखें कि यहाँ पर इसका क्या फंक्शन है कि ये सेंट्रियोल के फंक्शन को स्टॉप करता है, ये तो गलत है, ठीक है। प्रिवेंट द इक्वेटोरियल प्लेट बनने से रोकता है, ये भी गलत है। प्रिवेंट अटैचिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स विद द रे, सेंट्रोमियर्स को, जो सेंट्रोमियर होता है उसको रेस से अटैच होने में ये
प्रिवेंट करता है, तो ये भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन है प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस। तो माइटोसिस के टाइम में स्पिंडल फॉर्मेशन ये नहीं होने देता है। आपको पता है कि देखते हैं यहाँ पर जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हम देखें इसको अच्छे से, तो जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स रखे हुए हैं, ठीक है, अभी ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो जैसे ये प्रोफेस है आपका, फिर मेटाफेस के अंदर जैसे ये मेटाफेस आया, तो मेटाफेस के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पर जो है, सॉरी थोड़ा, ठीक है, समझ लेना, यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स आपके रखे हुए, ठीक है, बीच में ये अरेंज हो गए हैं मेटाफेस के अंदर। और एनाफेस के अंदर क्या होगा, फिर एनाफेस के अंदर क्या होता है कि जैसे ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स, जो ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, यहाँ पर इनको सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन होने नहीं देता है कोल्चिसिन, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पर ये होने नहीं देता है। स्पिंडल फॉर्मेशन होने नहीं देता है तो क्रोमेटाइड्स सेपरेट नहीं होंगे, जो क्रोमेटाइड्स सेपरेट आउट हो रहे थे ना इस तरीके से, जैसे ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ के और ये क्रोमेटाइड्स सेपरेट हो रहे थे, वो सेपरेट ये होने नहीं देगा, ठीक है। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है अंदर उनकी कॉपीज बनती रहेगी, वहाँ सेल डिविजन नहीं हो पाएगा, तो सेल डिविजन रुक जाएगा। तो इसका ऑप्शन राइट है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होने देता। और ये चीज़ कब होती है, ये चीज़ कैंसर के टाइम में जो ये कर सकते हैं। कैंसर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता रहता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता रहता है, तो उसको हम रोक सकते हैं इस ड्रग के थ्रू, ठीक है, उसको रोक सकते हैं हम। दूसरा जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई जेनेटिक साइटोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च के अंदर, ठीक है, तो कोई भी प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च होती है उसके अंदर जो है इसका यूज़ होता है, जहाँ पर जो है आप ट्रिप्लॉइड, है ना, बहुत सारे मतलब जिनके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हम डिप्लॉइड्स हैं तो ट्रिप्लॉइड्स, टेट्राप्लॉइड्स, इस तरीके से आप क्रोमोसोम नंबर बढ़ा सकते हैं विदाउट सेल डिवीजन। तो अलग अलग आप स्पीशीज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कैंसर थेरेपी के अंदर भी मेनली ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर है द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पजेज, क्या पजेज ये करता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। तो इसका ऑप्शन है, फ्लैजेला आपको पता ही है, इस तरीके से ये फ्लैजेला रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर बी है 9+2 मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, यूनिट मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड फाइबर, प्रोटीन मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड फाइबर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ए, हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें जो ये फिलामेंट है, ये जो पूरा फिलामेंट जो ये दे रखा है, ये किससे बना है, फ्लैजिलीन प्रोटीन से, जो कि हेलिकली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है, ये हेलिकली अरेंज्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन की ये सब यूनिट है, सब यूनिट को फ्लैजिलीन कहते हैं और हेलिकली अरेंज्ड है, तो इससे जो है ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है कि फ्लैजिलीन मतलब हेलिकली अरेंज है प्रोटीन मॉलिक्यूल और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये यूनिट मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड नहीं है, प्रोटीन मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड नहीं है ना। 9+2 क्या होता है, 9+2 मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर भी नहीं है। 9+2 में क्या होता है, 9+2 जो है फ्लैजिला या सीलियाज होते हैं, जिनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, है ना। इसके अंदर जो 9 तो जो है फ्यूज्ड
होते हैं पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, और जो दो होते हैं दो अनफ्यूज्ड होते हैं। दो माइक्रोट्यूबल्स जो है वो अनफ्यूज्ड होते हैं, 9 जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। तो किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है। ये पूरे 1 2 3 4 ऐसे पूरे करके ये पूरे 9 होंगे इधर, ठीक है, ये पूरे 9 होंगे। तो ये तो फ्यूज्ड होंगे, और यहाँ पर जो है सेंटर में ये अनफ्यूज्ड होंगे। तो 9 + 2। तो क्या ऐसा अरेंजमेंट है इनके अंदर? तो ऐसा अरेंजमेंट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट है वो ए वाला ही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इन सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पेयरिंग इज, उन क्रोमोसोम में पेयरिंग कहाँ होती है? क्या एब्सेंट होती है, क्या ओकेशनली होती है, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है, या होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है? तो पहले तो जो सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बीच में क्रोमोसेंटर है, ठीक है, और इसको थोड़ा, हाँ, आप देखते हैं कि यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम है ना, और ये आपका क्रोमोसोम नंबर 4 है। ये लेफ्ट आर्म क्रोमोसोम नंबर 2, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का राइट आर्म, ये क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 3 का लेफ्ट एंड राइट आर्म, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड में मिलेगा, डिप्टेरियन के सैलिवरी ग्लैंड में अंदर मिलेगा, जिनके 2 विंग्स होते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला के अंदर भी ये देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पेयरिंग कहाँ पर होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो है पेयरिंग होगी। यहाँ दे रखा है ये होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट एंड है यहाँ पर, और यहाँ पर पेयरिंग हो रखी है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ये पेयरिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो बहुत ये एक चेन्ड क्रोमोसोम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम, चेन्ड क्रोमोसोम यानी कि यहाँ पर बड़ा क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चेन्ड क्रोमोसोम है, और इसको जो है यहाँ पर लिखते हो कि E.G. बल्बियानी ने जो है इसको ढूंढा था इसके बारे में, ठीक है। तो ये डिप्टेरियंस के अंदर देखने को मिलेगा, 2 विंग्स जिनके पास होते हैं, और इनके अंदर लार्ज बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें थाउजेंड्स ऑफ DNA होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ DNA इनके अंदर होते हैं, इसलिए ये इतना बड़ा क्रोमोसोम है, ठीक है। जेंट क्रोमोसोम इसको हम बोलते हैं। तो इनमें जो पेयरिंग है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने लिया है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, और लोकस यानी लोकस, ठीक है। तो ये जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि जो पेयर है, जैसे कि एक आपको मिलेगा फादर से और एक मिलेगा मदर से, ठीक है। तो उनके जो सेम जीन्स होंगे वो, जैसे ये आई के लिए है, ठीक है, इस पर जो जीन है वो आई के लिए है, और इस पर जो जीन है ये भी आई के लिए है। ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, तो इनके बीच में जो है यहाँ पर पेयरिंग होगी। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर कहलाएंगे, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही यहाँ पर पेयरिंग होती है। नेक्स्ट आपका है 9, ये क्वेश्चन है, बल्बियानी रिंग या पफ जिसको हम बोलते हैं आर साइट ऑफ। ये बल्बियानी रिंग क्या होता है? तो वही जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं ना, जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ DNA से मिलकर बने हैं, तो उनका जो ये पूरा पफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं बल्बियानी रिंग। तो ये क्या करते हैं, ये किसके लिए साइट है इनका? तो क्या ये DNA रेप्लिकेशन करते हैं? क्या ये DNA प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं? क्या ये सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड करते हैं? क्या ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड करते हैं? तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर
क्या करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, कि ये आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स जिसको F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ऑक्सीसोम्स जो है ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये आपको जो है ऑक्सीसोम यानी F0 F1 जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ रखा है, पूरी चेन या सिस्टम यहाँ नहीं बताऊंगी, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेना। मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेनल स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये F0 F1 देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे जो है अलग अलग प्रोटीन्स लगे रहते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो इनर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर आ जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आयंस जो है वो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर बढ़ते जाते हैं, और मैट्रिक्स में जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है। तो इनको अब वापस बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन आयन वापस से अंदर आना स्टार्ट होंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो ये F0 F1 या ऑक्सीसोम बोल सकते हैं, उसी के थ्रू जो है अंदर आएंगे, और यहाँ पर होगा ADP का फॉस्फोराइलेशन होके, ठीक है। ADP का क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। ADP जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है उसका हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन, और उससे आपको ATP मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन अंदर लाने से ये चीज़ होती है। तो ये तो थोड़ा ऐसे ही समझा दिया। बाकी आपका आंसर क्या है इसका? ऑक्सीसोम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया? ये इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे सारी डिस्कवरीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसको, कौन सा ऑर्गेनिल्स को किसने डिस्कवर किया है। तो यहाँ पर पैलाडे ने जो है राइबोसोम को डिस्कवर किया है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, इससे पहले अभी हम देख चुके हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। जैसे कि एक बार और थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। एक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो है आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड है, ठीक है। थोड़ा और सिंपल करें इसको, तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और इनके अंदर जो है आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड है, ठीक है। जो बाहर है तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अंदर है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यही जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? सिंगर एंड नाइकलसन ने दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगर आपको इसका डायग्राम देखना है तो एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा था ना, ये आपका 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर है, और यहाँ पर प्रोटीन्स एम्बेडेड है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और जो अंदर है इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सिंगर एंड नाइकलसन ने दिया है। ये क्वेश्चन आता ही रहेगा, आपके कॉलेज लेवल तक भी ये क्वेश्चन आता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्यूशन पावर इज एबिलिटी टू। रिजोल्यूशन पावर क्या होता है? बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि जैसे मान लो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स इतने करीब हैं कि इनको हम सेपरेट नहीं देख सकते, है ना। 2 पॉइंट्स इतने करीब हैं कि इनको सेपरेटली
नहीं देखा जा रहा या फिर बहुत मुश्किल है देखना, तो ये जो एबिलिटी है कि इन 2 पॉइंट्स को हम सेपरेटली देख पाएँ, है ना। जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, तो 2 हेयर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो भी थोड़े दूर हो गए, ठीक है, बिल्कुल पास पास हों, जिनको आप देखना अलग अलग देखना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम उनको सेपरेटली देख पाएँ, तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन पावर, ठीक है, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन पावर। हाँ, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश 2 क्लोज पॉइंट, 2 क्लोज पॉइंट को डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश 2 क्लोज ऑब्जेक्ट, 2 क्लोज ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश अमोंगेस्ट ऑर्गेनल्स, 2 ऑर्गेनल्स को डिस्टिंग्विश करना, और मैग्नीफाइंग इमेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, डिस्टिंग्विश 2 क्लोज ऑब्जेक्ट, 2 क्लोज ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाईवैलेंट कंसिस्ट, बाईवैलेंट के पास क्या चीज़ें, क्या क्या होता है, तो देखें ये बाईवैलेंट है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं बताया है, जो कि एक जो है फादर से मिलेगा, एक मदर से मिलेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो ये इनका बाईवैलेंट बन गया, जिसको टेट्रार्स भी बोल सकते हैं। तो इनके पास क्या है देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके पास 1 2 3 4, 4 तो क्या है क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड्स है, और ये बीच में क्या है 4 इनके पास क्रोमेटिड्स है, ठीक है, और बीच में क्या है सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर कितने हैं, 1 सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर है और 4 क्रोमेटिड है, ठीक है, 4 क्रोमेटिड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला करेक्ट होगा, आप सोचो, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है जिसमें 4 क्रोमेटिड और 2 जो है आपको सेंट्रोमियर दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम्स एंड आर, पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ हों तो वो पॉलीराइबोसोम कहलाता है। तो किसका एग्रीगेशन है ये, बहुत सारे राइबोसोम्स का एग्रीगेशन है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम्स एंड आरएनए, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी है आरएनए ओनली, फिर पेरोक्सिसोम्स एंड देन सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कैसे आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ए में भी राइबोसोम और आरएनए है, ऑप्शन नंबर बी में भी राइबोसोम और एमआरएनए, यहाँ पर आरआरएनए, ठीक है, यहाँ पर एमआरएनए। कैसे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कैसे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे सेंट्रल डोग्मा पता है, जैसे डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन बोलते हैं, बताइए। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, जैसे ही एमआरएनए है, एमआरएनए बन गया, अब इसके ऊपर आके राइबोसोम लग जाएंगे, राइबोसोम की बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट और छोटे सब यूनिट, इस तरीके से, ठीक है। तो राइबोसोम, एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स, एक एमआरएनए की स्ट्रैंड पर बहुत सारे सेवरल राइबोसोम्स अटैच हैं, तो इससे क्या होगा, एक साथ बहुत सारे प्रोटीन बन जाएंगे, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ पर बन जाएंगे, तो इसका फ़ायदा ये है कि जल्दी पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे, एक साथ एक ही बार के प्रोसेस में बहुत सारे प्रोटीन बन जाएंगे, ठीक है। तो सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा सेल वाला चैप्टर और उसके क्वेश्चंस हमने देखे इस चैप्टर के थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में।
ठीक है, तो स्टे ट्यून रहे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। और प्लेलिस्ट ज़रूर देखते रहें फिज़िक्स की और बायोलॉजी की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching and keep learning.